हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेसिक प्रॉब्लम ले रहे हैं ईएमआई का। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका सॉल्यूशन तब तक ना देखें जब तक आप इसको खुद एक बार ट्राई ना कर लें, क्योंकि इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है वो जब तक आप इसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा। ओके, और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और सही आंसर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आप पहले इसको एक बार खुद सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें। प्रॉब्लम ये है, a small bead of mass m and positive charge plus q is mounted on a fixed thin smooth horizontal plastic ring of radius r। तो एक रिंग दी गई है रेडियस r की और उस पर एक बीड ऑफ मास m जिसका चार्ज q दे दिया है, उसको फिक्स कर दिया है किसी टाइम t पर, t इक्वल टू 0 पर, और इनिशियली वो रेस्ट में है। t इक्वल टू 0 बीड इज स्टेशनरी एंड रिंग लाइज इन xy प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हैं आप, xy प्लेन में इसको रख दिया गया है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लिया गया है z0 पर। एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है b इक्वल टू ई नॉट टी बाई आर इंटू के कैप। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। अगर r इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? दिस इज स्विच्ड ऑन वेयर t डिनोट्स टाइम एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस। तो z एक्सिस से डिस्टेंस लिया गया है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। ई नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट गिवन है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन बीड इज क्यू नॉट ई बाय लैम्डा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि लैम्डा क्या होगा, और ग्रेविटी यहाँ पर एब्सेंट दी है, इसका मतलब हमें ग्रेविटी का कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है। अब देखिए इसमें मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और आप देखिए कि कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहली सिचुएशन ये देखिए कि बी दिया है ई नॉट टी बाई आर इंटू के कैप। तो b अगर हम लिखें तो b इज इक्वल टू ई नॉट टी बाई आर इंटू के कैप। तो z एक्सिस के अलॉन्ग है, z एक्सिस ऊपर की तरफ हो जाएगी जैसे हमने एक्सिस शो की गई है। यहाँ पर x एक्सिस लेते हैं और इसको अगर हम y एक्सिस लेते हैं, ओरिजिन जो है वो इसका सेंटर है और रिंग आपके पास ये है जिसकी रेडियस r है। अब इसमें सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है? सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता होता है r/2 इंटू dv/dt होता है। अगर ये पॉइंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला तब आता है जबकि b जो है वो कांस्टेंट दे रखा हो डिस्टेंस के साथ, कांस्टेंट विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। आप अगर इसका प्रूफ देखेंगे तो ये फॉर्मूला तब आता है जब डिस्टेंस के साथ वेरी ना कर रहा हो, और यहाँ पर ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि अगर हमें ये नहीं पता कि हमने जो फॉर्मूले याद किए हुए हैं वो किस कंडीशन में कैलकुलेट किए गए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा रिंग को, इस बीड को सॉरी, और बीड जो है वो रिंग पर मूव करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहला काम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल। अगर हम किसी क्लोज लूप के लिए देखें तो यही ई एम एफ इंड्यूस होता है, और ये ई एफ इंड्यूस जो है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है d∅/dt। अभी हम इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इस रिंग से कितना पास हो रहा है। टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो मैंने r डिस्टेंस पर एक रिंग कंसीडर कर ली है, एलिमेंटल रिंग dr थिकनेस की। इस रिंग से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा d∅, वो अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू इसका एरिया dA इंटू इस पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड b। ये फ्लक्स जो है हम किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम अभी वेरी नहीं कर रहा है। तो d∅ इक्वल टू कितना हो जाएगा? b आपके पास दिया है ई नॉट टी डिवाइडेड बाई आर और इंटू dA, एरिया हो जाएगा सर्कमफेरेंस 2πr और थिकनेस हो जाएगी dr। तो आप देख सकते हैं r से r कैंसिल हो गया, और अगर आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ई नॉट टी इंटू 2π, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हैं तो टाइम तो अभी कांस्टेंट है और डिस्टेंस के साथ ये वेरी कर रहा है, तो 0 से r तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो रिंग से पास हो रहा है वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और इस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 2π ई नॉट टी इंटू कैपिटल R।
इसको अगर हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 अगर बोल दें, तो फ्लक्स टोटल आ गया डी फाई बाई डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो डी फाई टोटल बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ई नॉट आर आ जाएगा। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ई इंड्यूस डॉट डी एल, और इंड्यूस डॉट डी एल कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस इंटू डी एल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल आर। तो इससे आप देख सकते हैं कि ई इंड्यूस की वैल्यू आपके पास किसी भी टाइम पर कितनी आ जाती है, ई नॉट, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। आपको पता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में जनरेट होता है। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, तो किसी भी टाइम टी पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो v इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और a कितना हो जाएगा, q इंटू ई इंड्यूस डिवाइडेड बाई m, q इंटू ई इंड्यूस फोर्स हो जाएगा, मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंटू t, और ई इंड्यूस ई नॉट के बराबर है, तो v इक्वल टू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू टी आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से जिसने चलना शुरू किया था t इक्वल टू 0 पर, बीड यहाँ पर थी, और टाइम t पर ये इधर मूव करने लग जाएगी, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुआ होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों जनरेट हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो b अगर ऊपर की तरफ है, k कैप के अलॉन्ग है और इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूव करने की कोशिश करेगा और जो फ्लक्स जनरेट होगा वो नीचे की तरफ आना चाहिए, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा आपका जो डायरेक्शन मैंने शो की है, ये मूव करना शुरू करेगा, और v इक्वल टू आपके पास क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी आ जाएगा। अब अगर आप देखें किसी भी इंस्टेंट पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो इस पर v इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो v क्रॉस b से अगर आप देखेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा एफ बी, जो सेंटर की तरफ आएगा, और एक नॉर्मल डायरेक्शन n लग रहा होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ये एफ बी और n का जो रिजल्टेंट है, यही इसको सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्रोवाइड कर रहा होगा। एफ बी कितना होगा, एफ बी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, दैट इज इक्वल टू क्यू, वी आप ऑलरेडी कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी, क्यू इंटू वी इंटू बी, और बी आपके पास कितना गिवन है, बी आपके पास गिवन है ई नॉट टी डिवाइडेड बाय आर, तो ई नॉट टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, माइनस एन इक्वल टू एम बाय आर इंटू वी स्क्वायर, दैट इज क्यू नॉट क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर माइनस एन इक्वल टू एम क्यू नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आर, और एक m कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो केवल नीचे m बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये और ये सेम टर्म आ जाते हैं और कैंसिल हो जाते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाले प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मिस्टेक करने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं जब तक आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकते, तो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स बनाइए, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंजॉय।